चैप्टर 1 टूटता ख्वाब। सुबह का वक्त। दिल्ली के रायचंद निवास के बड़े बंगले में आज तैयारी चल रही थी। सारे नौकर उस विला को बड़ी खूबसूरती से सजाने में जुटे थे। वही उस बंगले के बड़े से कमरे में एक 22 साल का लड़का बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपने गीले बालों को पोंछते हुए आईने में खुद को देखा। उस लड़के की नीली आंखें, शार्प नोस्ट, परफेक्ट जोलाइन, उसके घने बाल और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा उसे बहुत ही हैंडसम बना रहा था। उसने अपने बाथरोब को निकाला और क्लोजेट में जाकर खुद के लिए कपड़े देखे, जहां पर उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना। उसने अपनी शर्ट को बाजू तक फोल्ड किया और अपने बालों पर कंधी घुमाई। जब वो पूरी तैयार हो गया तो उसने खुद को आईने में एक बार देखा और खुद से कहा, करण रायचंद, यू लुक परफेक्ट। यह बोलकर उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। उसने स्पेशल ड्रावर से एक छोटा बॉक्स निकाला। उसने उसे खोला तो उसमें एक छोटी सी रिंग थी। उसने उस रिंग को देखते हुए खुद से कहा, बस एक बार तुम यह रिंग एक्सेप्ट कर लो कृति, उसके बाद मैं तुम्हें अपना सारा सच बताकर तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक आवाज आई, करण करण तू कहाँ है? कहते हुए एक लड़का अंदर आया। करण ने उस आवाज को सुनकर उस बॉक्स को अपने पैंट की जेब में डाला और क्लोजेट से बाहर आया। उसने सामने आकर देखा तो उसके सामने उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। करण ने अपना पर्स और फोन लेते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ मयंक, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? मयंक ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, ओह दूल्हे राजा, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ और तुम अब तक तैयार नहीं हुए हो। चलो जल्दी करो, वहां कोर्ट में हमें समय से पहुंचना है। इस पर करण ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ बाहर की ओर चलते हुए कहा, सॉरी यार, पर क्या करूं मैं, आज के दिन कृति के लिए परफेक्ट लगना चाहता हूं, इसलिए बस थोड़ा सा लेट हो गया। इस पर मयंक ने उसे समझाते हुए कहा, करण लेट होना लड़कियों का काम होता है, ना कि हम लड़कों का। क्या पता कृति वहां पहुंच गई हो और वो बेचारी अकेले तेरा इंतजार कर रही हो। यह सुनकर करण ने अपने कदम तेज करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोर्ट के बाहर मेरे गार्ड है, उसने मुझे बताया है कि कृति अभी वहां नहीं पहुंची है। वैसे तू बता, कोर्ट को तूने अच्छे से सजाया है ना? मयंक ने उसे छेड़ते हुए कहा, दूल्हे राजा तू फिक्र ना कर, सिर्फ तेरी शादी ही नहीं बल्कि मैंने तेरे सुहागरात और हनीमून का भी ऐसा बंदोबस्त किया है कि तू देखकर कि मेरी तारीफ करते हुए नहीं रुकेगा। अब तक मयंक और करण गाड़ी के पास आ गए थे। करण ने ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले मयंक से कहा, आई होप कि ऐसा ही हो, वरना अगर कृति को यह सब अच्छा नहीं लगा तो मैं तुझे पीटने से भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। यह बोलकर वो सीट पर बैठ गया। मयंक उसके बगल की सीट पर बैठते हुए बोला, साले शादी क्या करने जा रहा है, दोस्तों की कदर ही नहीं, लड़की क्या आ गई, तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया। करण ने गाड़ी शुरू कर दी और उससे कहा, तू अच्छे से जानता है कि कृति मेरे लिए क्या मायने रखती है। दुनिया करण रायचंद की गुलामी करती है और तेरा यह करण सिर्फ एक लड़की की। यह बोलते हुए उसके होठों पर बड़ी वाली मुस्कान थी। दोनों बातें करते हुए कोर्ट की तरफ बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ मुंबई के एक छोटे से घर में एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा, पूनम तू क्या कर रही है? जल्दी जल्दी तैयार हो, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पूनम, जिसने उनकी बात सुनकर एक नज़र अपने आप को आईने में देखा, जहां उसकी खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त मायूसी छाई हुई थी। उसने इस वक्त चूड़ीदार सलवार कमीज पहना था। उसके लंबे खुले बाल जो उसके घुटने तक आ रहे थे और कानों में 2 झुमके, हाथों में चूड़ियां और पैरों में हल्की पायल पहनी हुई पूनम बहुत प्यारी लग रही थी। पर उस वक्त उसके चेहरे पर की उदासी इस बात का गवाह थी कि पूनम इस शादी से खुश नहीं है। उसने अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र की महिला से कहा, चाची आप कहने में गलती कर रही है, देखने के लिए कोई लड़का नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का आदमी आ रहा है। उसकी चाची ने उससे थोड़ा गुस्से में कहा, पूनम जरा तमीज से खबरदार, जो तूने ऐसी वैसी बात कर यह रिश्ता अपने हाथ से जाने दिया तो जानती भी है कितना आमिर आदमी है वो। अरे तू वहां राज करेगी, राज
पूनम ने अपनी चाची को देखा जिनके आंखों में इस वक्त सिर्फ लालच ही था। उसने उन्हें ताना मारते हुए कहा, हाँ सही कहा राज, और आप यहाँ क्या करने वाली है? उसके दिए गए पैसों पर ऐश। अगर आपको इतने ही पैसों की जरूरत है तो आप अपनी बेटी की शादी ही क्यों नहीं करा देती उससे? पूनम की चाची ने जोर से उसका नाम लिया, पूनम। पर पूनम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाची उस पर हाथ उठाने के लिए आगे आई ही थी कि तभी किसी ने उनके हाथों को पकड़ लिया। चाची और पूनम ने नज़र उठाकर देखा तो वहां एक थोड़ी सावली लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर चाची ने कहा, अवनी छोड़ मेरा हाथ, आज इसे मैं। यह कहकर उन्होंने पूनम को खा जाने वाली नजरों से घूरावनी ने उस औरत का हाथ नीचे करते हुए कहा, बस माँ इस वक्त आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। बाहर लड़के वाले आ गए हैं। अगर उन्होंने लड़की के गाल पर आपके हाथ के निशाना देखे तो उन्हें बातें बनाने में जरा सा वक्त नहीं लगेगा। यह सुनकर अवनी के माँ ने अपना हाथ नीचे कर लिया और गुस्से में पूनम को धमकाते हुए कहा, पूनम भूलो मत, तुझे बचपन से लेकर आज तक हमने पाला है, हमने खर्च उठाए हैं तेरे। अगर ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो उसे घूरते हुए वहां से चली गई। वही पूनम की आंखें हल्की नम हो गई थी। इस पर अवनी ने उसे चिढ़कर कहा, ओह प्लीज यह सब ड्रामा करके अपना मेकअप मत खराब देना। यह बोलकर वो उसे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। पूनम को इस वक्त उन सब की बातें बहुत चोट पहुंचा रही थी। क्या कुछ नहीं किया था पूनम ने उनके लिए। उसने 10 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। तब से उसे उसके चाचा चाची ने पाला, पर उसकी चाची ने हमेशा उस पर जुल्म ही किया। पूनम ने बड़ी मुश्किल से अपनी 12वीं को पास किया था। वो आगे पढ़ना चाहती थी पर उन्होंने उसे काम करने के लिए कहा। पूनम ने कई जगह छोटी मोटी नौकरियां करके अपना घर चलाया, पर इन लोगों को हमेशा से उसकी कोई कदर ही नहीं थी। पूनम यह सारी बातें याद कर रो रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने देखा तो यह उसके मामा जी का फ़ोन था। उसने भरे गले के साथ फ़ोन उठाया। पूनम की ऐसी आवाज़ सुनकर मामा जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने उससे पूछा, पूनम क्या हुआ है बेटा? पूनम को अब रोना आ गया था। इस वक्त में अब तक मामा जी ने ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। पूनम बहुत विश्वास करती है उन पर, इसलिए उन्होंने उन्हें रोते हुए बताया कि एक बड़े कर्जे के चलते उसके चाची किसी अधेड़ उम्र की आदमी के साथ उसकी शादी करा रही है। पूनम के मामा जी जो निजी काम के चलते शहर से बाहर गए हुए थे, अब जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने पूनम से कहा, बेटा खबरदार, जो तूने यह शादी की तो तू वहां से भाग जा बेटा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।